ठीक है। चलिए, कल तक हमने ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ देखा था। अफेक्टिंग लाइफ का मतलब कि इसमें तो इंसान सीधे जो है ना वो मर ही रहा था, इसलिए बोलते हैं कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ। बट अभी जो अपन इसी चैप्टर के अंदर एक दूसरा पोर्शन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मतलब इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में, देखो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है ना ये चैप्टर। तो अब जो अगला पार्ट आता है ना उसका नाम है कॉजिंग मिसकैरिएज, इंजुरीज टू अनबॉर्न चाइल्ड, एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। सेक्शन 2 312 से लेकर 318 तक हम इसमें पढ़ेंगे और काफी इंटरेस्टिंग है चैप्टर। मिसकैरिएज का मतलब क्या होता है? मिसकैरिएज का मतलब होता है कि कोई प्रेग्नेंट वुमन के बच्चे को किल कर देना, एबॉर्शन करवा देना, कोई अनबॉर्न चाइल्ड को इंजरी पहुंचा देना। जो चाइल्ड अभी बॉर्न ही नहीं हुआ हो, अनबॉर्न हो, उसको इंजरी पहुंचा देना। कोई इन्फेंट यानी कि बहुत छोटा बच्चा, उसको एक्सपोज कर देना, एक्सपोज कर देना, उसको कहीं पे छोड़ देना, कहीं पे फेंक देना उसको। कितने आजकल न्यूज में पढ़ते हो आप, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि बच्चा पैदा होते से ही, बच्ची पैदा होते से ही उसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए, झाड़ियों में फेंक के चले गए। उसके बाद कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ का मतलब है कि जन्म हुआ है और उस जन्म को छुपा लिया गया, कंसील कर लिया गया। ये सारे ऑफेंसेस इस चैप्टर के अंदर ही आते हैं। अभी 312 से शुरू करते हैं, कॉजिंग मिसकैरिएज। कॉजिंग मिसकैरिएज का मतलब सबसे पहले सेक्शन 312 में यही लिखा है, इसमें लिखा है हुएवर वॉलंटरी कॉजेज अ वुमन विथ चाइल्ड टू मिसकैरी। वुमन विथ चाइल्ड, ये मार्क कर लेना। If such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. And if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years plus fine. आप इस सेक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही सेक्शन में दो अलग अलग पनिशमेंट के बारे में बताया। एक तरफ तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट आपको दिखाई दे रहा है और एक तरफ 7 साल का इम्प्रिजनमेंट आपको दिखाई दे रहा है, 7 साल तक का। अब आप सोचोगे कि सर 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट दिख रहा है, मतलब ये चीज ज्यादा गंभीर है। और वो चीज क्या है? वो चीज है वुमन क्विक विथ चाइल्ड। वुमन क्विक विथ चाइल्ड, उसमें 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है। और एक है विथ चाइल्ड, उसमें 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है। अच्छा, इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है, अ वुमन हु हरसेल्फ कॉजेज टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जो वुमन खुद अपना मिसकैरिएज करवाती है, यानी जो वुमन खुद अपना मिसकैरिएज करवाती है कि हाँ मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे को गिरा दिया जाए, उसको मार दिया जाए, वो वुमन भी इस सेक्शन के अंदर आती है। मतलब दिस सेक्शन डील्स विद द कॉजिंग ऑफ मिसकैरिएज विद द कंसेंट ऑफ द वुमन, while the next section deals with the causing of miscarriage without the consent. मिसकैरिएज अगर करना है, किसी वुमन के बच्चे को किल करना है, तो वो दो तरह से हो सकता है। या तो वुमन उस चीज की कंसेंट दे रही है, या फिर वो वुमन उस चीज की कंसेंट नहीं दे रही है। खैर दोनों ही ऑफेंसेस हैं। तो अगर वुमन की कंसेंट के साथ हो रहा है तो 312, और अगर वुमन की कंसेंट के बिना हो रहा है तो 313। अब आप समझो विथ चाइल्ड और क्विक विथ चाइल्ड का मतलब क्या होता है। देखो, विथ चाइल्ड का मतलब होता है कि कोई वुमन जो कि प्रेग्नेंट हो। विथ चाइल्ड का मतलब कि वुमन प्रेग्नेंट है। और क्विकनिंग, क्विकनिंग एक ऐसी स्टेज होती है प्रेगनेंसी की जहां पे जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो अब फीटस के अंदर मूवमेंट शो करने लग जाता है, मूवमेंट शो करने लग जाता है। It is a perception by the mother of the movement of the fetus, that the fetus started movement, that it has taken place, or that the embryo has assumed a fetal form. It is the stage to which the pregnancy has advanced, and the form which the ovum or embryo may have assumed are immaterial. थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म से जिनका बायो नहीं होगा उनको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं समझा दूं तो विथ चाइल्ड का मतलब प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज, और क्विक विथ चाइल्ड का मतलब प्रेगनेंसी की एडवांस स्टेट। क्विक विथ चाइल्ड मतलब बाद में आती है ये स्टेट,
ये स्टेट तब आती है जब बच्चे की क्विकनिंग शुरू हो जाती है, यानी बच्चा जो है वो वॉर्म के अंदर शेप ले लेता है, मूवमेंट भी शो करने लग जाता है। यूजुअली 20 वीक्स के बाद ऐसा होता है। ठीक है, तो क्विक विथ चाइल्ड, तो इसीलिए इसको थोड़ा गंभीर ऑफेंस बनाया कि अगर आपने क्विक विथ चाइल्ड वाले वुमन का मिसकैरेज किया है तो आपको सजा 7 साल तक की मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस वुमन की जो प्रेगनेंसी है वो एक एडवांस स्टेट पे आ चुकी थी, वहां पे वो चाइल्ड ने मूवमेंट शो करना शुरू कर दिए थे और आपने उसका मिसकैरेज कर दिया। मतलब एक तरह से आपने एक जिंदा बच्चे को वॉर्म के अंदर किल कर दिया, तो उसकी सजा ज्यादा है। ठीक है, तो मिसकैरेज का मतलब आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। मिसकैरेज का मतलब होता है प्री मेच्योर एक्सपल्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द मदर्स वॉर्म एट एनी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द टर्म ऑफ गेस्टेशन इज कंप्लीटेड। खैर, इन दोनों ही केसेस में जो मिसकैरेज आप कर रहे हो वो गेस्टेशन के पहले होना चाहिए। गेस्टेशन के पहले होना चाहिए मतलब कि देखो, मिसकैरेज तब तक ही होता है जब तक वो बच्चा वॉर्म के अंदर हो। अगर वो बच्चा बॉर्न हो गया है और बॉर्न होने के बाद आपने उसको मारा है तो वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करेगा, है ना। इस सेक्शन में मिसकैरेज तब तक ही होगा जब तक वो बच्चा मदर की वॉर्म के अंदर होगा। एक्सेप्शन यहाँ पे अप्लाई होता है। आप जब ये सेक्शन पढ़ रहे थे तो आपको एक लाइन उसमें दिखी थी, इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन। मतलब अगर ये मिसकैरेज आप गुड फेथ में करो, कोई डॉक्टर अगर गुड फेथ में ये मिसकैरेज करता है, और गुड फेथ में इसलिए करता है क्योंकि वो उस वुमन की लाइफ बचाना चाहता है, वो बच्चे के कारण उस वुमन की डेथ हो जाएगी, तो उस वुमन को डेथ से बचाने के लिए, उस वुमन की लाइफ को बचाने के लिए उस बच्चे को मिसकैरी करना बहुत जरूरी है। तो कोई डॉक्टर गुड फेथ में उस वुमन की जान बचाने के लिए मिसकैरेज अगर कर देता है तो वो सेक्शन 312 में लायबल नहीं रहेगा। और सजा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 साल तक की हो सकती है, फाइन हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर वुमन क्विक विथ चाइल्ड होगी तो इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक का और फाइन एडिशनल लगाया जाएगा। और एक और चीज, ये वाला जो ऑफेंस है ना, ये अब कंपाउंडेबल बाय द वुमन टू whom the miscarriage is caused with the permission of the court by CRPC Amendment Act of 2008। 2008 के पहले ये ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं था, लेकिन 2008 से ये ऑफेंस कंपाउंडेबल हो गया है। और इसको कंपाउंड कैसे किया जाएगा? जिस वुमन का मिसकैरेज हो रहा है ना, वो वुमन कंपाउंडिंग कर सकती है कोर्ट की परमिशन से, यानी कोर्ट से परमिशन लेके वो कंपाउंडिंग कर सकती है, तो जो भी आरोपी होगा वो बच जाएगा, उसको राजीनामा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 312 deals with causing miscarriage with woman's consent, और मैंने ये भी बताया था कि the next section deals with causing miscarriage without woman's consent। अगर बिना वुमन की कंसेंट के मिसकैरेज किया जाता है तो वो 313 में फॉल करता है। आप लोग खुद एक प्रैक्टिकल सी चीज सोचो, अगर वुमन की कंसेंट से मिसकैरेज किया जा रहा है तो वो अपराध तो है, पर कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर अपराध नहीं। लेकिन अगर मिसकैरेज वहीं पे एट द सेम टाइम उस वुमन की कंसेंट के बिना किया जाता है तो वो अपराध बहुत गंभीर श्रेणी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे उस वुमन की, जिसका आप एबॉर्शन कर रहे हो, जिसका मिसकैरेज कर रहे हो, आपने उससे कंसेंट ही नहीं ली, आपने उससे परमिशन ही नहीं ली, अपने मन से कर रहे हो। तो इस सेक्शन के अंदर द पर्सन हु इज प्रोक्यूरिंग द अबॉर्शन इज अलोन पनिश्ड अंडर सेक्शन 312। सच पर्सन एज वेल एज द वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी आर बोथ पनिश्ड। आप जानते हो सेक्शन 312 में क्या हुआ? सेक्शन 312 में वुमन ने कंसेंट दी थी मिसकैरियज करने के लिए। और क्या आप ये जानते हो कि मिसकैरियज करना अपने आप में ही एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है? करवाने वाली वुमन को भी सजा मिलती है और करने वाले डॉक्टर को भी सजा मिलती है और फैमिली मेंबर्स को भी सजा मिलती है। यानी सेक्शन 312 में तो वुमन जो मिसकैरियज खुद करवा रही है और वो डॉक्टर जो मिसकैरियज कर रहा है, उन दोनों को सजा मिलेगी। लेकिन 313 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 313 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चूंकि यहाँ पे वुमन की कंसेंट के बिना मिसकैरियज किया जा रहा है, वुमन की कंसेंट के बिना किया जा रहा है, तो वुमन तो फंसेगी नहीं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसने तो कंसेंट दी नहीं है, उसको बिना बताए किया जा रहा है, तो वो नहीं फंसेगी। यहाँ पे सिर्फ वो पर्सन फंसेगा, वो व्यक्ति सेक्शन 313 में लायबल होगा जो अबॉर्शन कर रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ उसका। एक एक्यूज्ड था। द एक्यूज्ड वुमन किक्ड अ प्रेग्नेंट वुमन इन हर एब्डोमेन रिजल्टिंग इन मिसकैरेज। एक लेडी थी, उसने एक दूसरी प्रेग्नेंट लेडी के पेट में लात मार दी।
और पेट में लात इस इंटेंशन से मारी कि मेरे को तो इसको बॉडीली इंजरी पहुंचाना है। अब चूंकि वो जो जिस वुमन की पेट में इसने लात मारी थी वो वुमन प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरियज हो गया, तो यहाँ पे वो जो एक्यूज्ड वुमन थी ना जिसने लात मारी, जिसने किक किया, वो सेक्शन 313 में लायबल हुआ। सेक्शन 313 में उस वुमन को सजा दी गई। क्यों? क्योंकि उसने विदाउट वुमन कंसेंट, उसने बिना प्रेग्नेंट वुमन की कंसेंट से उसके पेट पे लात मार के उसका मिसकैरियज कर दिया। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसमें आपको सजा देखो कितनी ज्यादा मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है या फिर 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, और दोनों ही केसेस में फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक, अब आते हैं सेक्शन 314 पे। डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरियज। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका इंटेंशन मिसकैरियज करने का होता है, बट मिसकैरियज करते करते जिस वुमन का मिसकैरियज कर रहे हो उसकी डेथ हो जाती है। मतलब आप देख रहे हो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमारा ऑफेंस और गंभीर बनते जा रहा है। सेक्शन 312 में हमने मिसकैरियज किया था वुमन की कंसेंट के साथ, 313 में हमने मिसकैरियज किया था वुमन की कंसेंट के बिना। यहाँ पे मिसकैरियज जो दोनों सेक्शन में हुए 312 और 313 में, वो सिर्फ बच्चे का हुआ, सिर्फ बच्चा उसमें मरा। लेकिन 314 में क्या हुआ कि जब आप मिसकैरियज कर रहे थे तो मिसकैरियज तो हुआ ही, साथ में जिस वुमन का मिसकैरियज कर रहे थे उसकी भी डेथ हो गई। मतलब ऑफेंस बहुत ही गंभीर हो चुका है। दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर द केस वेयर डेथ ऑकर्स इन कॉजिंग मिसकैरियज। The act of the accused must have been done with the intent to cause the miscarriage of the woman with child. It is not essential to this offense that the offender should know that the act is likely to cause death. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज होती है, इस सेक्शन को अगर आप देखोगे तो आपको इस सेक्शन में दो चीजें नजर आएगी कि अगर आप मिसकैरियज कर रहे हो उस वुमन का, तो पहले तो ये सोचो कि वो उस वुमन की कंसेंट से हो रहा है या कंसेंट के बिना हो रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो मिसकैरियज हो रहा है और मिसकैरियज की प्रोसेस में वुमन की डेथ हो रही है। तो जो मिसकैरियज हो रहा है वो क्या कंसेंट से हो रहा है या वो विदाउट कंसेंट से हो रहा है? तो दोनों ही चीजें इसमें आ सकती है, चाहे कंसेंट से हो रहा हो चाहे विदाउट कंसेंट से हो रहा हो, बट मृत्यु तो हो रही है ना वुमन की, तो पनिशेबल तो दोनों ही है, सजा का फर्क आएगा। और इसमें एक और चीज होती है, आप अगर एक डॉक्टर हो और मान लो आप मिसकैरियज कर रहे हो और मिसकैरियज करते करते वुमन की जान चली जाती है, तो आपके ऊपर सेक्शन 314 लग जाएगा। ठीक है, तो आप वहां कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि सर मेरा तो इंटेंशन वुमन की डेथ करने का था ही नहीं, या मेरी तो जो एक्ट थी मिसकैरियज की उस एक्ट से वुमन की डेथ होना संभव ही नहीं था। आप ये चीज यहाँ पे नहीं उठा सकते क्योंकि ये चीज यहाँ पे इस ऑफेंस के लिए जरूरी ही नहीं है। What is required for this offense is that when you are causing the miscarriage of a woman with child, you are doing the miscarriage and your act has caused the death of the woman. That is the most important thing. आपका इंटेंशन वहां पे वुमन की जान लेने का था कि नहीं था, आपका एक्ट वुमन की जान ले सकता था कि नहीं ले सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इससे कि आपका इंटेंशन मिसकैरियज करने का था और आप वही कर रहे थे और उसी से वुमन की जान गई। और अगर यही सेम चीज वुमन की कंसेंट के साथ होती है तो 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट इसमें आपको दिया है प्लस फाइन दिया है, और यही चीज वुमन के कंसेंट के बिना होती है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को ऐड कर लीजिए, या फिर 10 साल का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट तो देखो दोनों ही केसेस में मिलना है आपको, लेकिन अगर विदाउट वुमन कंसेंट होता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्स्ट्रा में ऐड हो जाता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। पर इस चीज को याद रखिएगा कि ये एप्लीकेबल तभी होगा जब मिसकैरियज करते हुए वुमन की डेथ हो जाए। फिर आते हैं 315 पे। एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ। अब देखो आप यहाँ पे क्या एक्ट कर रहे हो, आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे कि आप सोचो कि वो बच्चा बॉर्न ही ना हो, वो जिंदा बॉर्न ना हो, और अगर बॉर्न हो भी जाए तो आप उसको बॉर्न होते से ही मार दो। टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बॉर्न अलाइव, उस बच्चे को जिंदा पैदा होने से रोक रहे हो, या फिर
कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, या उसको बर्थ होते से ही मार रहे हो, ऐसा कोई एक्ट आप कर रहे हो। सेक्शन 315 से आप डर नहीं रहे। सेक्शन 315 क्या कहता है? अगर आप सेक्शन 315 को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth, and does by such act prevent that child from being born alive or causes it to die after its birth, shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother, मार्क करिएगा यहां पे भी एक्सेप्शन अप्लाई होता है। इफ सच एक्ट बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच may extend to 10 years और फाइन और बोथ। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप जो एक्ट कर रहे हो ना, वो इंटेंशनल एक्ट होना चाहिए। इंटेंशनल एक्ट का मतलब है कि आपका इंटेंशन यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका इंटेंशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि वो बच्चा जिंदा पैदा ना हो, और अगर बच्चा जिंदा पैदा हो भी जाएगा तो आप उसको मार दोगे। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। इस सेक्शन में इंटेंशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे इंटेंशन की बात होती है। और दूसरी चीज, आप इस इंटेंशन से उस बच्चे के पैदा होने के पहले ही कोई ऐसा एक्ट करते हो जिससे कि वो जिंदा पैदा ही ना हो, या पैदा होते से आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिससे वो मर जाए, ठीक है, तो ये चीज होती है। और अगर ये एक्ट आपने गुड फेथ में नहीं किया, अगर यही एक्ट आप गुड फेथ में करते, उसकी मदर की लाइफ बचाने के लिए करते, उस बच्चे की माँ की जान बचाने के लिए अगर आप ये एक्ट करते, तो फिर आपके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता, आपको एक्सेप्शन का फायदा मिल जाता। बट चूंकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए आपको 10 साल का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों मिल सकते हैं। और इंटेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद रखिएगा। इंटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद 316, causing death of a quick unborn child by amounting to culpable homicide. Causing death of a quick unborn child by amounting to culpable homicide. अब देखो यहाँ पे भी एक क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की बात हुई है। आप किसी क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की जान ले लेते हो। अब ये क्विक अनबॉर्न चाइल्ड क्या है? मैं थोड़ी देर पहले आपको क्विक चाइल्ड की डेफिनेशन बता रहा था। दैट इज अ स्टेज where the pregnancy has advanced, ठीक है, तो उसकी जान ले लिया आप। तो ये जो स्पेशल सेक्शन है 316, this section punishes offenses against children in the womb where the pregnancy has advanced beyond the stage of quickening and where the death is caused after the quickening and before the birth of the child. आपको पता है क्विकनिंग के बाद जो अगली स्टेज आती है ना, वो सीधे बर्थ ऑफ द चाइल्ड आती है। तो क्विकनिंग के बाद और बर्थ ऑफ द चाइल्ड के पहले, क्विकनिंग के बाद और बर्थ ऑफ द चाइल्ड के पहले अगर आपने उस बच्चे को साथ कुछ किया, आपने उसकी जान ली, तो सेक्शन 316 आप पे लगेगा। Whoever does any act or omission that if he thereby cause death, he would be guilty of culpable homicide, cause the death of the quick unborn child. अगर वो बच्चा जिंदा होता और ये व्यक्ति उसको मारता तो उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगता, राइट? उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगता ना। तो सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है। क्योंकि वो बच्चा बॉर्न नहीं हुआ है, तो उस कल्पेबल होमिसाइड जैसे एक्ट को आपने क्या कर दिया, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड के रूप में ही मार दिया, आपने उसको वॉर्म में ही मार दिया। अच्छा, इस सेक्शन की ना कुछ खास चीज है जो आपको समझना पड़ेगी। इसमें कुछ सर्कमस्टेंसेस का जिक्र हुआ है। अब आप बोलोगे सर कल्पेबल होमिसाइड कैसे होता? अरे कल्पेबल होमिसाइड ऐसे होता कि बच्चे को मारने के लिए आपने अटैक प्रेग्नेंट वुमन पे किया। आप एक्चुअली प्रेग्नेंट वुमन को मारना चाहते थे, बट प्रेग्नेंट वुमन तो मरी नहीं। अगर आप उस प्रेग्नेंट वुमन को मार देते तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाता, है ना? हाँ, वो अलग बात है कि वो कल्पेबल होमिसाइड आपका मर्डर है कि नॉट मर्डर है, वो अपन देखते हैं उसको। बट अगर आप उस वुमन को डायरेक्टली मार देते, उस प्रेग्नेंट वुमन पे आप अटैक करते और उसकी डेथ हो जाती, तो ये एक कल्पेबल होमिसाइड हो जाता। बट क्या हुआ कि वुमन की तो डेथ नहीं हुई, लेकिन उस वुमन के पास जो अनबॉर्न क्विक चाइल्ड था उसकी डेथ हो गई।
समझ रहे हो बात? एक वुमन थी, प्रेग्नेंट थी, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड था उसका, आपने वुमन के ऊपर अटैक किया इस इंटेंशन से कि आप उस वुमन को मार देते। अगर वो वुमन मर जाती आपके अटैक से तो आपने कल्पेबल होमिसाइड किया होता। बट चूंकि वुमन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उसका बच्चा था वो मर गया, तो आपने सेक्शन 316 में ऑफेंस किया। सेक्शन 316 इसी का होता है, मतलब सेक्शन 316 अप्लाई तभी होता है जब अटैक आप उस वुमन पे करते हो कल्पेबल होमिसाइड के इंटेंशन से, लेकिन मर उसका बच्चा जाता है। इलस्ट्रेशन से सब क्लियर हो जाए। A, knowing that he is likely to cause the death of the pregnant woman, does an act which, if it caused the death of the woman, would amount to culpable homicide. जो A नाम का व्यक्ति है ना, वो जानता है कि वो अटैक कर रहा है प्रेग्नेंट वुमन पे, तो उस अटैक से प्रेग्नेंट वुमन की जान जा सकती है। वो जानता है कि वो उस प्रेग्नेंट वुमन पे अटैक कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उससे उस प्रेग्नेंट वुमन की जान जा सकती है। बट फिर भी अगर वो जान चली जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और फिर भी वो उस वुमन पे अटैक कर देता है। वुमन को चोट लग जाती है बट वो मरती नहीं है, बट उसका जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस किया? यहाँ पे ए ने इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस किया, यानी कि सेक्शन 316 के अंदर ऑफेंस किया। पनिशमेंट इसमें आपको 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और साथ में एडिशनल में फाइन भी लगाया जाता है, प्लस फाइन, 10 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, बट इसमें एक चीज समझना, मैंने आपको समझाया अभी कि अनलेस द एक्ट इज डन अगेंस्ट द मदर विद द इंटेंशन ऑफ नॉलेज व्हिच ब्रिंग्स इट विद इन द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 299, इट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन मेयरली बिकॉज द डेथ ऑफ द क्विक चाइल्ड हैज रिजल्टेड फ्रॉम द एक्ट अगेंस्ट द मदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आप एक्ट, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे इस सेक्शन में ऑफेंस क्या है। इस सेक्शन में ऑफेंस ये नहीं है कि बच्चे को आप मार रहे हो, इस सेक्शन में ऑफेंस ये है कि आपका जो एक्ट है वो मदर के ऊपर हो रहा है लेकिन मर उसमें बच्चा रहा है। तो जो एक्ट आप उस मदर के ऊपर कर रहे हो वो इंटेंशनल एक्ट होना चाहिए, वो नॉलेज से होना चाहिए। क्या इंटेंशन, क्या नॉलेज कि आप अगर उस वुमन को मारोगे तो सेक्शन 299 आप पे लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड आप पे लगेगा। ये आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए। बट वो वुमन तो मरी नहीं, बच्चा मर गया, इसलिए सेक्शन 316 आप पे लगा। अगर आप डायरेक्टली बच्चे को मारोगे, अगर आप डायरेक्टली बच्चे को मारोगे तो उसको तो मिस कैरियज वाली कैटेगरी में डालेंगे ना, उसको तो सेक्शन 314 में डाल देंगे ना कि आप मिस कैरियज करने के इंटेंशन से वुमन को मार रहे थे। बट यहाँ पे तो अटैक वुमन पे होना चाहिए इंटेंशनली, और उस अटैक के कारण बच्चा मरना चाहिए, तो ये सेक्शन 316 एप्लीकेबल होता है, वरना नहीं होता है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा था, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा था, वो इस ऑफेंस के लिए लायबल रहा। कैसे? क्योंकि मेडिकल एविडेंस ने ये शो किया कि दैट शी वाज कैरिंग अ मेल चाइल्ड ऑफ 20 वीक्स, और 12 वीक के बाद तो फीटस में लाइफ आ जाती है। मतलब 12 वीक के बाद फीटस में लाइफ आ जाती है, मतलब चाइल्ड क्विक चाइल्ड हो जाता है। मैंने 20 कह दिया था शायद, पर वो 12 है, आप उसको करेक्ट कर लेना। तो हस्बैंड क्या वाइफ के ऊपर अटैक कर रहा था, हस्बैंड जो है वो वाइफ को मारने की कोशिश कर रहा था, और मेडिकल एविडेंस से ये मालूम पड़ता है कि वाइफ के पास 20 वीक्स का प्रेगनेंसी था। तो हस्बैंड ने वाइफ पे जब अटैक किया तो वो बच्चा मर गया, और क्विक चाइल्ड था तो मर गया। तो वो हस्बैंड ने यहाँ पे सेक्शन 316 का ऑफेंस किया। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप समझना इस ऑफेंस के। पहला कि अटैक वुमन पे किया जा रहा है इस इंटेंशन से कि आप उसको मारना चाहते हो, और दूसरी चीज, आप मारना वुमन को चाहते थे लेकिन उसका जो क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है वो मर गया। अच्छा, चाइल्ड भी कैसा होना चाहिए उस वुमन के पास? क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती। अब रिजाइन कर लो फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूँ।